तो आज हम पढ़ेंगे एक EC2 का फीचर है। ओके, हम्म। लाइक EC2 का स्टेट होता है। अभी तक हमने क्या क्या स्टेट देखा EC2 का, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। हम्म। हमने देखा कि हम मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, हम हम्म। मशीन को स्टॉप कर सकते हैं, हम मशीन को रिबूट कर सकते हैं। ठीक है, हम मशीन को एक नया ऑप्शन, एक और ऑप्शन है विच इज टर्मिनेट, टर्मिनेट। और एक और ऑप्शन है विच इज हाइबरनेट। ओके। हम्म। ओके, सो हम्म। ये 5 ऑप्शन है। इन 5 ऑप्शन में से ये ऑप्शन सबको पता है, हाँ स्टार्ट होता है। स्टॉप का भी पता है, रिबूट का भी पता है। रिबूट मतलब रीस्टार्ट। ओके, हम्म। इट्स वी यूज टू कॉल इट रिबूट, इट्स सिमिलर टू स्टार्ट। ओके, हम्म। टाइप कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है विच इज हाइबरनेट। अब ये हाइबरनेट काम तो आता है पर बहुत हम्म। कम। ठीक है, हम्म। कंपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि कंपनी को उसको यूज करना है नहीं करना। अब ये हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो अगर अपन जनरली टर्म में देखें हाइबरनेशन, तो हमने सुना है ये कि जो बियर होते हैं, भालू, हम्म। वो हाइबरनेट में चल जाते हैं। अरे हम्म। हम्म। कुछ महीनों के लिए जाके सो जाते हैं कहीं पे। एक्सट्रीम कंडीशंस पे कुछ हाँ, सरवाइव करने के लिए। हाँ सर्वाइव करने के लिए जाके छुप जाते हैं, फिर आ जाते हैं, करेक्ट वापस आ जाते हैं। खाने हम्म। वाने का कोई दिक्कत नहीं होता उनको, खाना वाना सब रखते हैं वो लोग। और जो भी होता है उनका मतलब, वो ऐसा नहीं कि मर जाते हैं, मतलब हाइबरनेट में चल जाते हैं पर वो जिंदा रहते हैं, सांस चलती है उनकी, ऐसा वो हाँ कंटिन्यूस हाँ। नहीं आते ना। वो अपनी अपनी ये नीड्स बहुत कम कर देते हैं। हाँ, नीड बहुत कम कर देते तो वो हाइबरनेशन। तो वहीं से ये हाइबरनेट टर्म आया है, किस पे आया? AWS पे। हम्म। ये AWS क्या बोलता है? AWS बोलता है कि अगर मेरा एक प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल मेरा एक एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक? ये मेरा EC2, 1 मिनट, ये मेरा EC2 मशीन है। ओके, इसके हम्म। अंदर मेरा एक प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, वो प्रोसेस जो चल रहा है वो बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, मतलब उसको चलने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, हम्म। मतलब हम्म। कोई सर्विस है, मान लो उसको मैंने स्टार्ट कर दी। अब वो सर्विस स्टार्ट होने में मान लेते हैं कि 2 घंटा ले रही है फॉर एग्जाम्पल, हम्म। 2 आवर्स ले रही है, या फिर वो सर्विस चलने में टोटल 8 आवर्स ले रही है फॉर एग्जाम्पल, या फिर 16 आवर्स ले रही है, मतलब ज्यादा टाइम ले रही है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ मैं उसको मॉनिटर भी करता रहूँ, उसको मैं देखता, मतलब मैंने उसको स्टार्ट कर लिया और मैं चाहता हूँ ये क्या क्या स्टेप परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो उसके मल्टीपल ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? अगर मान लो मुझे देखना है कि उसका प्रोसेस क्या चल रहा है, तो मैं उसका लॉग ले सकता हूँ किसी एक फाइल में, करेक्ट। उसका लॉग मुझे मिल जाएगा एक फाइल में। बट मेरा जो प्रोसेस है ये बहुत टाइम ले रहा है। ठीक है, इसको स्टार्ट होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, अब मान लो इसने स्टार्ट होने में ले लिया 2 घंटे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मेरा जो वर्किंग आवर है वो है ऑलमोस्ट 7 आवर्स का। ओके, अब मैंने 7 घंटे काम किया। अब 7 घंटे बाद क्या हुआ कि 2 घंटे तो उसने प्रोसेस में ले लिया। ठीक है, बाकी के मान लेते हैं 1 घंटे में लंच पे चला गया, और 5 घंटे में, मतलब 5 घंटे में इसको देख रहा हूँ। ठीक है, लंच वंच करके सब कुछ करके मैं इस प्रोसेस को देख रहा हूँ, ये चल रहा है। बट जैसे ही 7 घंटे हो गए मुझे लॉग ऑफ करना पड़ेगा। अब लॉग ऑफ करना पड़ेगा, तो मेरा प्रोसेस तो चल रहा है, अब मैं क्या करूँ? इस मशीन को चलते रहने दूं? अगर मान लो ये जो मेरा प्रोसेस ये आधी रात को खत्म हो गया, फॉर एग्जांपल 4 बजे या 5 बजे, 3 बजे खत्म हो गया, फॉर एग्जांपल 3 AM, और मैं अगले मॉर्निंग 10 बजे ऑफिस में आके लॉग इन कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर अब मुझे पता नहीं है 3 AM पे होगा, मेरे को पता है मिडनाइट में हो सकता है। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेट अस सपोज ये हुआ नहीं, ये हो गया, तो बाकी जो आवर्स है लाइक 5 आवर्स, ठीक है, मतलब 5 या 6 जो घंटे, जितने भी घंटे या उससे ज्यादा घंटे, तो वो मशीन फालतू चलता रहेगा। करेक्ट, मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है पर वो मशीन फालतू रनिंग मोड में। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये है कि जो प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, अब दूसरा सॉल्यूशन क्या है इसका? एक दूसरा सॉल्यूशन ये है, पर वो अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, कि जब मेरा वर्किंग आवर खत्म हो गया तो इस मशीन को क्या करूं? मैं स्टॉप कर दूं। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे जब मैं आऊँ तो इस मशीन को फिर से स्टार्ट करूँ। अब फिर से स्टार्ट करूंगा तो फिर से 2 घंटे लेगा ये स्टार्ट होने में, प्रोसेस स्टार्ट होने में। समझ रहे हो? तो ये 2 घंटे का टाइम है मेरा वेस्टेज हो रहा है फालतू में। ठीक है, ये हर बार मेरा वेस्टेज हो रहा है 2 घंटे, यहाँ पे भी 2 घंटे लगा, पहले दिन 2 घंटे लगा, फिर बाद में 2 घंटे लगा। तो इस टाइम को सेव करने के लिए मैं क्या करती हूँ, एडब्ल्यूएस में क्या फीचर दिया है कि आप क्या करो, आपके जो भी लॉन्ग रनिंग प्रोसेस है, जो ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, उसको प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है, तो उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए आप यूज करो हाइबरनेट फीचर। ठीक है, जनरली क्या होता है, अगर मान लो मेरा एक ऑपरेटिंग, एक मेरा मशीन है, ठीक है, अब मैंने इसको अभी मान लो स्टॉप कर दिया, मैं इसको स्टार्ट करूंगा, तो स्टार्ट होने में जो बूटिंग टाइम लगता है वो कैसे लगता है? पहले ये मशीन मैंने स्टार्ट किया, ये मशीन पहले बूट होगा।
ठीक है, ये चेक करेगा सारे हार्डवेयर रिसोर्स सही है, सब कुछ सही है, कोई फेल वेल तो नहीं हो रहा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होंगे मशीन के अंदर। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेरा सर्विस स्टार्ट होगा इसके अंदर। ठीक है, तो जो टाइम ले रहा है ना, ये 2 आवर्स तो स्टार्ट होने में लग रहा है, और मान लेते हैं कि 5-10 मिनट इसको मतलब वार्म अप होने में लग रहा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो टाइम मेरा यहाँ वेस्ट हो रहा है पूरा का पूरा ही, समझ रहे हो। अब जो मेरा रनिंग प्रोसेस है 2 घंटे से चल रहा है, अब मान लो उस वो मैं 7 घंटे काम करूंगा, तो मैं शाम को 6 बजे तक काम किया, मान लेते हैं, एक बार एज्यूम कर लेते 6 बजे तक काम किया। अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि इस मशीन को मैं क्या करूँ, हाइबरनेट पे कर दूं, हाइबरनेशन कर दूं, इस मशीन हाइबरनेट पे डाल दूं। तो इससे क्या होगा, जो मेरा प्रोसेस चल रहा होगा ना मशीन में, वो प्रोसेस मेरा, ये मशीन ऐसा लगेगा मुझे मशीन ऑफ हो गया है। ठीक है, जब मैं मशीन को कर दूंगा ना हाइबरनेट, तो मशीन यहाँ पे मेरे को दिखाएगा मशीन योर ऑफ, ओके, योर मशीन इज स्टॉप, करेक्ट। और जो मशीन के अंदर जितने भी प्रोसेस चल रहे होंगे ना, वो सारे प्रोसेस क्या होंगे, वो रनिंग ही होंगे, समझ रहे हो। रनिंग नहीं मतलब वो किल नहीं होंगे, वो रहेंगे उसी स्टेट में, पर वो हाइबरनेट में चल जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब मैं उसको स्टार्ट करूंगा मशीन को, तो वो प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होना, रन होना स्टार्ट हो जाएगा स्टार्ट वापस। हो जाए। ठीक है, तो ये होता है हाइबरनेशन। ठीक है, तो ये अपने विंडोज में भी हाइबरनेशन, यानी हम लैपटॉप हाइबरनेशन में डाल देते तो वही वो स्लीप मोड में, यानी स्लीप काइंड मोड ऑफ में, स्लीप मोड यस में जाता है। यस, तो हाइबरनेशन इज इक्वल्स टू स्लीप मोड। स्लीप मोड ठीक है, तो स्लीप मोड में चल जाएगा और अपना प्रोसेस चलता रहेगा। चलता रहेगा। है, अपना प्रोसेस चलता रहेगा, कभी भी खत्म हो सकता है, वो चलता रहेगा बैकएंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हम्म, तो अब ये हाइबरनेशन को कैसे अपन अचीव कर सकते हैं और इसका यूज क्या होता है। ठीक है, तो मेरी कंपनी में इसका यूज नहीं था, पर एक यूज केस आया। क्या यूज केस आया कि एक डेवऑप्स इंजीनियर बोला कि हमको बोला कि एक प्रोसेस है, ठीक है, और उसको क्या स्टार्ट होने में टाइम लगता है। एक्चुअली वो एमएलऑप्स टीम से था, तो मशीन लर्निंग के जो होते हैं ना प्रोग्राम्स, बहुत टाइम लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें उनमें ट्रेन करना पड़ता है मॉडल्स को, करेक्ट। तो मॉडल ट्रेन होने में टाइम लगता है, तो प्रोसेस अब बूट अप होने में, सब कुछ करने में टाइम लगता है। तो उसने ये बोला हमको प्रॉब्लम कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोग्राम है, ये बहुत टाइम लेता है चलने में। ठीक है, फिर मैं मशीन को ऑफ कर देता हूँ, फिर मैं वापस स्टार्ट करता हूँ, तो फिर से मेरे को 3 घंटे बैठना पड़ता है। तो जब उन्होंने ये बोला कि ऐसा हो रहा है, तो हमने उसको बोला कि आप हाइबरनेशन यूज करो ना। करेक्ट, हाइबरनेशन में आपका टाइम सेव हो रहा है, करेक्ट, आपका फालतू का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। तो ये होता है हाइबरनेशन का, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम्म, एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करता है हाइबरनेशन, बट इस हाइबरनेशन को अचीव करने के लिए भी कुछ प्री रिक्विजिट है। ठीक है, अगर आपने उनको फॉलो किया, तो आप अपनी मशीन को हाइबरनेट पे डाल सकते हो। ठीक है, हम्म, तो हाइबरनेशन पे डालने के लिए क्या क्या हमको फॉलो करना पड़ता है, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला तो है सपोर्टेड इंस्टेंस टाइप। ठीक है, अब एडब्ल्यूएस ने इतने सारे इंस्टेंस प्रोवाइड किए हैं, अब उसमें से जो इंस्टेंस फैमिली होगी वो सपोर्ट करनी चाहिए उस हाइबरनेशन को। ठीक है, तो जो हाइबरनेशन को सपोर्ट करती है वो आप डॉक्यूमेंट में भी जाके देख सकते हो। ठीक है, विच इंस्टेंसेस सपोर्ट हाइबरनेशन, वरना इसकी और भी सीरीज फैमिलीज होती है, लाइक आप इसमें T2 ले सकते हो। ठीक है, T3 ले सकते हो। ओके, आई सीरीज ले सकते हो। ठीक है, सी सीरीज ले सकते हो, एम सीरीज ले सकते हो। ओके, ये इंस्टेंस फैमिली होती है जो भी होती हम्म, है, और भी होती है अलग अलग सीरीज। ठीक है, तो इन हम्म, फैमिली के आप इंस्टेंस ले सकते हैं, और इन फैमिली के पीछे लगता है डॉट माइक्रो, डॉट मीडियम। तो वो डिफाइन करता है कि आपका जो रिसोर्सेस है वो क्या होना चाहिए, वो सीपीयू कितना होना चाहिए, रैम कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इन हम्म, इंस्टेंस फैमिली को ये सपोर्ट करना चाहिए आपका हाइबरनेशन। तो पहला तो ये है। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर आपको हाइबरनेशन करना है ना, तो जो इंस्टेंस का रैम साइज होता है ना, वो 150 GB से कम होना चाहिए। ठीक है, अभी 150 GB से कम एडब्ल्यूएस बोलता है कि आप 150 GB से कम आपका क्या होना चाहिए, इंस्टेंस का रैम साइज। अगर 150 GB से ज्यादा आपका इंस्टेंस का रैम साइज है, तो मैं हाइबरनेशन आपको नहीं दूंगा। ठीक है, रैम साइज शुड बी लेस देन 150 GB। ओके, तीसरा क्या है, तीसरा बोलता है कि एडब्ल्यूएस बोलता है कि बेयर मेटल जो सर्वर्स होते हैं ना, उनको सपोर्ट नहीं करता हाइबरनेशन, बेयर मेटल इंस्टेंस। ठीक है, अब बेयर मेटल इंस्टेंस को सपोर्ट क्यों नहीं करता, तो इसका एक रीजन ये है, आई थिंक जो बेयर मेटल इंस्टेंस होते हैं ना, उनका रैम है ना 150 GB से ज्यादा ही होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे उसका। ठीक है, तो तब पता लगेगा कि 150 GB से ज्यादा है, तो उसको तो वैसे सपोर्ट नहीं करता हाइबरनेशन, कौन, एडब्ल्यूएस। और दूसरा बोलता है कि जो बेयर मेटल मशीन है उनको भी मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तीसरा क्या बोलता है, तीसरा बोलता है आप
AMI यूज कर सकते हो, Amazon मशीन इमेज, आप Amazon लिनक्स ले सकते हो, आप विंडोज ले सकते हो, आप रेल ले सकते हो, सेंटोस ले सकते हो, ये सब AMI यूज कर सकते हो, ठीक है। बट कुछ AMI आई थिंक सपोर्ट नहीं करती है हाइबरनेशन को, ओके, वो आपको डॉक्यूमेंट से पता लग जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोलता है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या बोलता है कि जो हमारा रूट वॉल्यूम है ना, ओके, ये हम पढ़ेंगे EBS आगे जाके, ठीक है। तो जो रूट वॉल्यूम है ना वो हमारा एनक्रिप्टेड होना चाहिए, ओके, एनक्रिप्टेड होना चाहिए, उस पर एनक्रिप्शन होना चाहिए, तब जाके आप हाइबरनेशन कर सकते हो, ठीक है। हाइबरनेशन कैसे करता है AWS वो देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अभी जैसे मेरा ये मशीन चल रहा है, ठीक है, ये मेरा मशीन चल रहा है, अब मेरे मशीन में स्टोरेज होगा, करेक्ट, जो स्टोरेज होगा EBS वॉल्यूम, वो कुछ वो, अब EC2 में जो EBS वॉल्यूम होता है वो हार्डवेयर पे नहीं होता, ठीक है, वो बाई नेटवर्किंग कनेक्ट होता है, तो उसका रैक कहीं और होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं EBS वॉल्यूम मेरा यहाँ पे है, ठीक है, सेम अवेलेबिलिटी जोन में होता है बट डिफरेंट रैक में होता है, बाय नेटवर्क कनेक्टिंग दे आर कम्युनिकेट विद ईच अदर, ओके। तो यानी ये स्टोरेज बोल रहा है, हार्ड डिस्क, स्टोरेज, यस, हार्ड डिस्क और EBS, ओके। EBS, ये मैं कवर करूंगा जब ब्लॉक आपको स्टोरेज। और भी क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको मैं स्टोरेज, वो S3 है, साइड S3 में जब आएगा हाँ, वो। यस यस, आप S3 EFS EBS, ठीक है, और ये मेरा हो गया सर्वर, ठीक है। इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ये हो गया मेरा सर्वर। अब क्या होगा, जैसे ही मेरा मशीन स्टार्ट है, अभी इसमें एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, लॉन्ग रनिंग प्रोसेस, ओके। अब इस मशीन को जब मैं हाइबरनेट करूंगा, तो बैकएंड में AWS क्या करेगा, जो भी रनिंग प्रोसेस होगा ना इसके अंदर, AWS के अंदर, उसके EC2 मशीन के अंदर, ठीक है, उनको क्या करेगा, मेरा जो AWS का जो हाइबरनेट कंसेप्ट है, वो उनको उन सारे प्रोसेस को एक फाइल के अंदर रिटर्न कर देगा और EBS में जाके उसको स्टोर कर देगा, ठीक है। अब जैसे इस मशीन को मैं वापस से स्टार्ट करूंगा, ओके, वापस से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और इसके अंदर मेरा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अब इस मशीन को जैसे ही वापस से हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, जो भी इस EBS के अंदर फाइल रिटर्न होगी ना, जो रैम का होगा, रैम का जो स्टेट होगा, करेक्ट, वो एक फाइल में जाके स्टोर हो जाती है, और वो फाइल किसके अंदर होती है, वो EBS के अंदर, स्टोरेज के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रैम के स्टेट को प्रिजर्व कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, जो रैम में चलता है। अब रैम कैसे काम करता है, रैम में क्या होता है, रैम काम करता है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे ना तो वो चलेगा, समझ रहे हो। जैसे आपने उसको, क्योंकि इसके अंदर क्या लगता है, इसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं, करेक्ट, रजिस्टर होते हैं, नहीं पता है मुझे रैम है का। ना? हाँ, यस। तो उसके थ्रू ये रैम काम करता है, जब तक इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तब ये चलता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो अपना प्रोसेस डेटा होता है, जो अपना प्रोग्राम प्रोसेस होता है, वो चलता है इसके अंदर लाइव, ठीक है। अब क्या होता है, अब मेरा पावर ऑफ गया तो रैम का स्टेट क्या हो जाएगा, सब वैनिश ऑफ हो जाएगा, करेक्ट, जो भी इसका डेटा वो सब खत्म हो जाएगा। तो इस स्टेट को प्रिजर्व करता है हाइबरनेशन, और इस स्टेट को कहाँ डाल देता है, इस रैम के स्टेट को डाल देता है वो EBS वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। तो इसलिए AWS बोलता है कि आप अपने EBS को एनक्रिप्टेड रखो, तब मैं उसको सपोर्ट करूंगा। अगर आप उसको एनक्रिप्टेड नहीं रखोगे, कोई भी उसको ले सकता है, करेक्ट, एनक्रिप्शन इज मस्ट, करेक्ट। EBS कनेक्ट होगा बाय यूजिंग नेटवर्क, ओके। ये अपने हार्ड EC2 में नहीं है, ये हार्ड मतलब इनबिल्ड नहीं है, ये बाय यूजिंग नेटवर्क अटैच हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब मैं अपनी मशीन को स्टार्ट करूंगा तो जो भी स्टेट होगा रैम का, वो वापस से क्या हो जाएगा, रैम को जब मैं स्टार्ट करूंगा तो रैम को वापस से मिल जाएगा, और रैम उसको रनिंग करना स्टार्ट कर देगा, प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा, करेक्ट। तो ये होता है अपना हाइबरनेशन, हाइबरनेशन। ठीक है। तो AWS बैकएंड में ऐसे काम करता है, और अपना जो प्रोसेस होता है वो रनिंग ही रहता है, ठीक है। वो अपन को लगता है हमारा मशीन स्टॉप हो चुका है, बट बैकएंड में अपना प्रोसेस रनिंग ही रहता है, ठीक है। तो ये होता है हाइबरनेशन। और हाइबरनेशन में एक और वो है प्रीरिक्विजिट, वो बोलता है कि आप जो मशीन इंस्टेंस है उसको आप 60 दिन से ज्यादा हाइबरनेशन में नहीं रख सकते, ठीक है। मैक्सिमम 60 डेज तक आप उस मशीन को हाइबरनेशन में रख सकते हो, ठीक है, ओके। 60 डेज। इसमें कॉस्ट यानी चार्जेस लेता है वो चार्जेस हाइबरनेशन लेगा, का? हाइबरनेशन में चार्जेस लेगा,
तभी अच्छा। उसने थोड़ा दिया है। वो मैंने देखा हाँ। नहीं कितना चार्जेस लगता है, बट वो हम्म। आपके रैम के स्टेट को प्रिजर्व कर रहा है, तो वो चार्जेस लेगा सर्विस। करेक्ट, रिसोर्स यूटिलाइज हो रहा है तो वो लेगा। रिसोर्स यूटिलाइज हो रहा है तो वो लेगा चार्जेस। हम्म। मैंने कभी देखा नहीं चार्जेस, बट आप देखना उसका हाँ हाँ। चार्जेस देगा, ठीक है। तो ठीक अब है। इस प्रैक्टिकल को हम देखेंगे कि हमारा जो हम एक क्या करेंगे अभी, हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। कोई सा भी पाइथन का एक प्रोग्राम लिखेंगे, और हम हमारे मशीन को कर देंगे किसमें, हाइबरनेशन में, ठीक है। जैसे हम हमारे मशीन को हाइबरनेशन करेंगे, तो हमारा जो मशीन होगा ना वो स्टॉप हो जाएगा, करेक्ट। हम्म। वो स्टॉप हो जाएगा, और जब मैं इस मशीन को स्टार्ट करूंगा ना, तो हमारा जो प्रोग्राम चलेगा ना पाइथन का, वो बैकएंड में आपको रनिंग दिखेगा, वो स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। ओके। और सेम क्या करूंगा, सेम मैं एक ऐसा मशीन लॉन्च करूंगा जिसके अंदर वो सेम प्रोग्राम लिखूंगा, बट उस मशीन को मैं हाइबरनेट नहीं करूंगा, और उसको मैं स्टॉप करूंगा और फिर स्टार्ट करूंगा। फिर आपको देखना वो प्रोसेस दिखेगा नहीं उसके अंदर पाइथन का, वो चला चला जाएगा वो, है ना। वो चला जाएगा वहां से, ठीक है। हम्म। तो ये अब हम इसका डेमो देखते हैं, ठीक है। ओके। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरी। हम क्या करते हैं, मशीन पहले लॉन्च करते हैं। उससे पहले हमने जो कंडीशन पढ़ी, प्री रिक्विजिट पढ़ी है, वो देखते हैं, ठीक है। EC2 में चलते हैं। कौन सा इंस्टेंस सपोर्ट करता है वो? यस, लॉन्च इंस्टेंसेस। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार नेम, आप कुछ भी दे दो, मैं देता हूँ हाइबरनेशन, हम्म। ठीक है। अब AMIs जो हम यूज कर सकते हैं, वो कुछ कुछ AMIs यूज कर सकते हैं। माइट भी वो डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा कौन कौन सी EMI सपोर्ट करती है, पर जनरली जो इंडस्ट्री में EMI यूज होती है वो ये सभी होती है, इनके अलावा कुछ नहीं होता। या तो Ubuntu होगा या Red Hat होगा, करेक्ट, या macOS होगा या विंडोज होगा, इनके अलावा ज्यादा कोई आता नहीं स्पेशल यूज करने के लिए। ये अदर EMIs है जो यूज करते हैं, रेयरली कंपनी यूज करती है, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, फैमिली, इंस्टेंस फैमिली कौन सी सपोर्ट करती है हाइबरनेशन को, तो मैंने बोला था T2 सपोर्ट करती है, ठीक है। अभी मैंने T2 लिया है, ठीक है। और जो हाइबरनेशन है वो आता है एडवांस सेटिंग्स में, करेक्ट, वो आता है एडवांस सेटिंग्स में। अगर मैं एडवांस सेटिंग में जाऊं, नीचे जाऊं, तो मुझे कहीं हाइबरनेशन मिलेगा, ये रहा हाइबरनेट बिहेवियर, ठीक है। और इसको मुझे करना पड़ेगा इनेबल, बट मैंने अभी मशीन कौन सी ली है, इंस्टेंस टाइप T2, करेक्ट। तो T2 को ये सपोर्ट करता है। अब हम करते हैं दूसरा लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला था बेयर मेटल को ये सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो बेयर मेटल मशीन को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, बाय राइटिंग मेटल। अगर आप मेटल लिखोगे तो आपको वो देगा बेयर मेटल, करेक्ट। अब जो बेयर मेटल है, ये बोल रहा है कि इसका जो मेमोरी है 32 GB है, करेक्ट। और इसका जो मेमोरी है वो कितना, 192 GB, ठीक है। एक बार इसको देखते हैं सेलेक्ट करके, ये अवेलेबल नहीं है या व्हाट इज द प्रॉब्लम, एक सेकंड। A1.metal, ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है मेरे अकाउंट में, अवेलेबल नहीं है, करेक्ट। ये ओके। इसको हम सपोर्ट को बोल सकते हैं, इनेबल करा सकते हैं, ठीक है। हम्म। और दूसरा लेते हैं मेटल, C5.metal लेते हैं, ठीक है। तो C5.metal, अब हमने एक और कंडीशन पढ़ी थी कि जो रैम है वो 150 से कम होनी चाहिए, 150 से कम होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और बेयर मेटल का रैम कितना हो गया, 150 से ज्यादा, करेक्ट। ज्यादा हो अब मैं यहाँ पे आके देखूंगा, तो ये मुझे ऑप्शन इनेबल की जगह, वेयर इट इज, सेकेंड, ये रहा, ये ऑप्शन डिसेबल हो गया, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, करेक्ट। ये बोल रहा है हाइबरनेशन इज नॉट कंपेटेबल विद इंस्टेंस टाइप C5.metal, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब दूसरा मशीन लेते हैं मेटल की जगह, मेटल को सपोर्ट वैसे ही नहीं करता। अब दूसरा लेते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं M सीरीज का कोई, ठीक है। M सीरीज में कोई मैक्सिमम M3, कोई अपन लेते हैं मैक्सिमम 30 GB का लेते हैं, ठीक है। M3.this, तो अब इसको ये लेगा, करेक्ट, इसको ये लेगा हाइबरनेशन, ये रहा। अब इससे इनेबल हो गया, करेक्ट। तो ये जो हमने पढ़ा वो सही है कि ये बैर मेटल को सपोर्ट नहीं करता, 150 से ज्यादा जिसका रैम है उसको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब मैं ले रहा हूँ T2.micro फॉर डेमो, ठीक है। T2 माइक्रो को सपोर्ट करेगा, T2 फैमिली को ये सपोर्ट करता है, ओके। तो T2 क्या होता है, T2 इज अ फैमिली, ओके, यहाँ लिखा हुआ है। तो अभी हम चलते हैं और इस हाइबरनेशन को इनेबल करते हैं, ओके। तो ये कंडीशन क्या बोल रहा है, टू इनेबल हाइबरनेशन स्पेस इज अलोकेटेड ऑन द रूट वॉल्यूम, जो रूट वॉल्यूम होता है उस पे स्पेस चाहिए। हाँ, एक और कंडीशन है, अगर आपका जो रैम है, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे रैम क्या लिया है, मेरा जो रैम है 1 GB है, वन तो जो जीबी स्टोरेज है ना वो रैम से ज्यादा ही लेना, समझ रहे हो, क्योंकि रैम 1 GB है तो स्टोरेज में कंज्यूम करेगा 1 GB तक, करेक्ट। करेक्ट। तो इसलिए स्टोरेज आपका इससे ज्यादा ही होना चाहिए, करेक्ट।
ज्यादा या बराबर, ठीक है, बट बराबर में ट्राई नहीं किया तो ज्यादा ही लो आप 1 GB, करेक्ट। ये बोलता है हमको यहाँ पे आके कि टू इनेबल हाइबरनेशन स्पेस इज अलोकेटेड ऑन द रूट वॉल्यूम टू स्टोर द इंस्टेंस मेमोरी, करेक्ट, रैम, मेक श्योर दैट द रूट वॉल्यूम इज लार्ज इनफ to store the RAM content and accommodate your expected usage. Example, operating system application. क्योंकि अपना प्रोसेस चलता है, प्रोसेस कब चलता है, प्रोसेस चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो गया तो प्रोसेस भी चला गया, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, हाइबरनेशन में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी रनिंग रहता है, करेक्ट। तो इसलिए बोल रहे हैं कि रैम का जितना साइज है आप उससे थोड़ा ज्यादा ही तो अपने स्टोरेज को, ताकि आपका एप्लीकेशन चले, ओके। फिर क्या बोलता है, टू यूज हाइबरनेशन द रूट वॉल्यूम मस्ट बी एनक्रिप्टेड, ईवीएस वॉल्यूम, आपका जो ईवीएस वॉल्यूम है वो एनक्रिप्टेड होना चाहिए वरना मैं नहीं चलूंगा, ऐसा ये बोलता है। हम ट्राई करते हैं, हम इसको एनक्रिप्टेड नहीं करते एक बार, ठीक है, फॉर अ टाइम भी, फिर देखते हैं क्या करता है, पर वो एरर देगा। तो एक काम करते हैं, अभी मैं इसको एनक्रिप्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप एक बार इसको बिना एनक्रिप्शन के ट्राई करना, आपको ये एरर देगा अगर आप हाइबरनेशन करोगे तो, ठीक है। तो अब ये डॉकर कंटेनर में यही कंसेप्ट यूज किया है क्या इन्होंने, ऐसा काइंड ऑफ, है ना, वो कुछ प्रोसेसेस स्टोर करके रखो, फ्लैश उसका, है ना। हाँ, डॉकर सेम ही है, डॉकर वर्चुअल मशीन कंसेप्ट सेम है, पता है, ये सबका सेम है, बट क्या होता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है और कुछ नहीं होता है। हाँ हाँ, करेक्ट। बाकी सब सब है ना बेसिक से स्टार्ट। अब डॉकर क्या है, डॉकर भी वर्चुअल मशीन है, साइज कम होगा, करेक्ट। जितना रिक्वायरमेंट है उतना चाहिए। अब मैं वीएम लॉन्च करूंगा तो उसमें क्या होगा, सारे पैकेजेस आ जाएंगे जो मैं हम्म, जिंदगी में यूज नहीं करूंगा वो भी आ जाएगा, आ जाएगा। इसकी नहीं, साइज। और वो हाँ, वीएम के केस में आपको हार्डवेयर कितना रिक्वायर्ड है, कितना वो रैम, हाँ कितना क्या वो है, भी वो देना पड़ता मेंशन है, करना होता है, वो वैसे मेंशन करना होता है, यस। डॉकर में नहीं है वैसे कुछ, है ना। डॉकर में वैसा नहीं है, यस, डॉकर में वैसा नहीं है, इसलिए तो बस हम्म, वही यूसेज के हिसाब से कंपनियां यूज करती है, और करेक्ट। और कुछ नहीं है ना। तो अब हम्म चलते हैं आगे। तो अभी मैं कर रहा हूँ लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है, हमने हाइबरनेशन इनेबल कर दिया, यस, हमने हाइबरनेशन इनेबल कर दिया, तो लॉन्च इंस्टेंस। ये क्या बोल रहा है, कीप हियर, मैं बोल रहा हूँ विदाउट कीप हियर, एंड हम क्या करते हैं, इंस्टेंस प्रोफाइल अटैच कर लेते हैं, सो दैट हम कोड लिखेंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। वेयर इज इंस्टेंस प्रोफाइल, ये इजी टू एस लॉन्च इंस्टेंस। क्या बोल रहा है, लॉन्च लिमिटेशन क्या हो रहा है, फॉर हाइबरनेशन, ये आया ना एरर, फॉर हाइबरनेशन द रूट वॉल्यूम मस्ट बी एनक्रिप्टेड। मैंने एनक्रिप्शन नहीं किया था, भूल गया था मैं, करेक्ट करेक्ट। आप बोल दिया मस्ट बी एनक्रिप्टेड, तो यहाँ पे भी आपको मिल गया इसका आउटपुट, ठीक है, बैक जाते हैं। एडिट। अब करते हैं एनक्रिप्शन इनेबल, ठीक है। तो स्टोरेज में आया, यहाँ पे लिखा है रूट वॉल्यूम नॉट एनक्रिप्टेड, मैं जाता हूँ एडवांस में, ठीक है। एडवांस में अगर आप आओगे यहाँ पे सेटिंग को ये करोगे तो यहाँ पे बोलेगा नॉट एनक्रिप्टेड, मैं क्या करूंगा यहाँ पे एनक्रिप्टेड कर दूंगा बस, ठीक है। सेलेक्ट करो KMS की यूज होता है एनक्रिप्शन के लिए, ओके। तो जो की होती है, एक सर्विस होती है AWS की विच इज KMS की, ठीक है। तो KMS क्या बोलता है, AWS सर्विस बोलता है मैं आपको कीज प्रोवाइड करूंगा एनक्रिप्शन के लिए, हर सर्विस के लिए आपको किस पे एनक्रिप्शन लगाना है, आप मेरे से कीज लेके जाओ, ठीक है। तो AWS कुछ डिफॉल्ट कीज देता है और कुछ आप बना सकते हो, कस्टमर कीज जो हम बना सकते हैं खुद से, ठीक है। तो अभी मैं डिफॉल्ट की यूज कर रहा हूँ, ठीक है, AWS की। ठीक है। तो ये डिफॉल्ट हर रीजन में होता है, हर सर्विस के लिए होता है, ठीक है। तो अभी हम लॉन्च करते हैं मशीन को। वो कुछ केरबरोस कुछ कीज को बोलते हैं ना, केरबरोस कीज ऐसे कुछ तो है। हाँ, की मतलब, वो उसका आई थिंक मैंने पढ़ा था ऐसे कुछ। हाँ वो सर्वर साइड एन्क्रिप्शन के लिए होता है और क्लाइंट साइड एन्क्रिप्शन के लिए की, करेक्ट। पब्लिक मतलब प्राइवेट क्या होगा, मेरे डेटाबेस को वही रीड कर सकता है जिसको इस की का एक्सेस होगा, करेक्ट। करेक्ट है। जिसको इस की का एक्सेस नहीं होगा वो मेरे डेटाबेस से कुछ भी रीड नहीं कर सकता। तो जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें क्या बोलते हैं, उसमें बोलते हैं कि आपका जो EBS वॉल्यूम है, करेक्ट, आप जो EBS वॉल्यूम यूज कर रहे हो उसको एनक्रिप्टेड रखो, करेक्ट। ये इसको आप एनक्रिप्शन करके रखो प्रोडक्शन पे। करेक्ट। तो ये एक अच्छा आर्किटेक्चर जो डिजाइन करता है वो उसको एनक्रिप्टेड करके रखता है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ पे हमारा मशीन ये लॉन्च हो रहा है। आप क्या करते हैं, एक और मशीन लॉन्च करते हैं विदाउट हाइबरनेशन, सो दैट डिफरेंस प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, करेक्ट, नॉट हाइबरनेशन, ठीक है। मैं मशीन ले रहा हूँ, T2 माइक्रो ले रहा हूँ, सेम, नॉट रिकमेंडेड, ओके। रूट वॉल्यूम में एनक्रिप्शन नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पे हाइबरनेशन इनेबल नहीं किया, ओके। लेट मी सेलेक्ट दिस एंड लॉन्च इंस्टेंस।
हमारे पास दोनों मशीन आ गए, हाइबरनेशन एंड नॉट हाइबरनेशन, ठीक है। हम्म, अब क्या होता है, अब इस हाइबरनेशन में कनेक्ट करते हैं एक बार, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख अप टाइम, की मशीन का जो अप टाइम है, कब अप हुआ था, कितने सेकंड अगो अप हुआ था, वो मुझे बता देगा कि आपका जो मशीन है 1 मिनट पहले अप हुआ था, ठीक है। हम्म, फिर से मैं रन करता हूँ अप टाइम। तो अब इसको 2 मिनट या 3 मिनट होने दो, तब तक हम क्या करते हैं, दूसरी मशीन पे आते हैं। इस मशीन में हम रूट से लॉगिन कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट मी राइट अप टाइम, की मशीन का अप हुआ था, अभी जीरो, अभी अभी जस्ट हुआ है, अब ये जीरो दिखा रहा है। इसको अभी 1 मिनट होने दो, जब तक हम इसको देखते हैं इसका अप टाइम क्या है, क्या हो गया अप टाइम, ठीक है। इसको 2 मिनट हो गया, ओके। और इसको देखते हैं, इसको 1 मिनट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस हाइबरनेशन वाली मशीन को क्या करूंगा, हाइबरनेट पे डालूंगा, ठीक है। हाइबरनेट पे जैसे ही मैं डालूंगा तो ये मशीन चलेगी स्टॉप स्टेट में, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो हाइबरनेशन से बाहर निकलेगा। और जो मशीन का अप टाइम है ना, वो देखना आप एग्जैक्टली, या तो ये रहेगा, मतलब दो, इससे ज्यादा ही रहेगा, करेक्ट, क्योंकि मेरा मशीन चल रहा है, ठीक है, वो स्लीप हम्म, मोड पे चला गया, वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, करेक्ट। और इस मशीन को जब मैं स्टॉप करूंगा और स्टार्ट करूंगा तो ये फिर से जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। हम्म, हम्म। तो लास्ट स्टेट प्रिजर्व नहीं करेगा, करेक्ट। यस, वो स्टेट को प्रिजर्व नहीं करेगा, ठीक है। हम्म, मैं जाता हूँ मशीन पे, हमने दोनों देख लिया, इस मशीन का अप टाइम कितना, 1 मिनट, जो कि हाइबरनेशन नहीं है, जिसपे E0F, ओके, एक बार देख लेते हैं कंफर्मेशन, E0F इज नॉट हाइबरनेशन एंड D9 इज हाइबरनेशन। सो D9, दिस वन इज D9 एंड द अप टाइम इज 3 मिनट्स, ओके। नाउ लेट्स गो टू, अब हम करते हैं इस मशीन को पहले हाइबरनेशन पे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा विच इज हाइबरनेट इंस्टेंस, हाइबरनेट इंस्ट। करेक्ट। और आपको ये पता करना है कि मशीन में हाइबरनेशन इनेबल है या डिसेबल है। तो आप मशीन के नीचे डिटेल्स में आओ, आपको यहाँ पे मिलेगा हाइबरनेशन इज इनेबल्ड, हम्म, ओके। कहीं निकल गया, 1 मिनट, ये रहा, स्टॉप हाइबरनेशन बिहेवियर इनेबल्ड। इनेबल्ड। ओके। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे इस मशीन को हाइबरनेट कर रहा हूँ इस इंस्टेंस में, करेक्ट। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है व्हेन यू हाइबरनेट योर इंस्टेंस द डेटा ऑन एनी इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम इज लॉस्ट, ओके, Amazon EC2 इंस्टेंस स्टोर। अब एक इंस्टेंस स्टोर की बात कर रहा है, कंफ्यूज मत होना, हम पढ़ेंगे। इसने वार्निंग क्या दिया है, बता, इसने वार्निंग ये दिया है, अगर आप इंस्टेंस स्टोर यूज कर रहे हो तो मत करना भाई, तुम्हारा डेटा लॉस हो जाएगा, करेक्ट। EBS वॉल्यूम आप यूज कर सकते हो। इंस्टेंस स्टोर क्या है, इज हार्ड डिस्क। इंस्टेंस स्टोर हमारे VM पे अटैच होता है हार्डली, समझ रहे हो, जो हम हम्म, स्टोरेज मिलता है वो हमको उस सेम सर्वर से मिलता है जिसमें हार्ड डिस्क रहता है, जैसे अपना लैपटॉप, करेक्ट। हम्म, हम्म। अपना डिस्क, तो इसको मैं अभी कर रहा हूँ हाइबरनेट। जैसे इसको मैंने हाइबरनेट किया, ये मशीन चला गया स्टॉप स्टेट में, ठीक है। अब ओके। इस मशीन पे तो मैंने हाइबरनेशन डाला नहीं था, करेक्ट, तो ये मेरे पास आएगा नहीं, तो मैं इसको स्टॉप ही कर देता नॉर्मली, ठीक है। अभी इनको स्टॉप होने दो। इनको आप करके फिर अप टाइम चेक करेंगे, है ना? यस, इनको आप करके फिर अप टाइम चेक करेंगे। फिर हम एक और डेमो करेंगे जिसमें हम पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम को हम रन करके छोड़ देंगे, ठीक है। हम्म, और फिर हम हमारी मशीन को हाइबरनेट पे डाल देंगे, फिर वापस से हाइबरनेट से उसको क्या करेंगे अब, तो फिर हम देखेंगे क्या हो रहा है। 1 मिनट, नहीं तो उसके यानी प्रोग्राम नहीं लिखा तो भी हम उसके प्रोसेस आईडी प्रोसेस चेक करेंगे और उसको यस स्नैप लेके यस चेक यस कर यस, सकते हैं शायद। या उसका प्रोसेस चेक कर सकते हैं हम, प्रोसेस आईडी चेक कर सकते हो उसका, कि भाई प्रोसेस हम्म, आईडी रनिंग है या नहीं है, करेक्ट। ये हाँ। स्टॉप हो चुका है, ठीक है। अब हम्म, इसको अप करते हैं एक बार, देन इसको भी हम अप करते हैं।
हम कनेक्ट करते हैं हाइबरनेशन वाली मशीन को। एक बार ये सेशन मैनेजर से कनेक्ट हो जाए मेरा EC2 मशीन, देन हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये हो चुका, इसका पहले इसका चेक कर लेते हैं, ठीक है, पुराने मशीन को। sudo su अप टाइम, ठीक है, तो ये 0 मिनट से स्टार्ट हुआ है, करेक्ट। हम्म करेक्ट, 0 मिनट से स्टार्ट हुआ है। अब मैं इस मशीन पे जाता हूँ, अब इसको देखते हैं ये क्या करता है। अब इसको यूज कर लेते हैं, इंस्टॉल करेंगे, नो प्रॉब्लम। sudo su, let's check uptime। uptime 7 मिनट, करेक्ट। तो लगा 2 मिनट था, मतलब प्रोसेस चल रहा है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। चल रहा है बैकग्राउंड पे। 7 मिनट हो गया, 7 मिनट हो गए। हाइबरनेट पे डाल दो 60 दिन तक। got it। देखो आके आपका मशीन का अपटाइम कितना होगा। मतलब ये एक प्रोसेस है, करेक्ट। प्रोसेस है। अपटाइम भी एक कमांड, एक प्रोग्राम है, करेक्ट। अब लिनक्स में क्या होता है, आप कुछ भी कमांड रन करते हो, करेक्ट। डेट इज अ कमांड। डेट क्या है, जो लिनक्स ने क्रिएट किया है, उसने एक डेट कमांड क्रिएट कर दी। डेट कमांड में क्या है, स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट में क्या होता है, प्रोग्राम है, प्रोग्राम रन होना चाहिए। अब इस कमांड का प्रोग्राम आपको देखना है कि कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, विच डेट करूंगा मैं। तो ये बोल रहा है कि बिन के अंदर डेट पड़ा हुआ है मेरा, वहां जाके आप देखो क्या है। कैट मान लेते हैं, ये थोड़ा उस वे में क्या बोलते हैं 0 1 में, तो दिख नहीं रहा अपन को, करेक्ट। ये वो बोलते बाइनरी है, करेक्ट, ये बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, करेक्ट, दैट्स व्हाई इस फॉर्म में आ रहा है। ये क्या है, एक प्रोग्राम है जिसका उसने बाइनरी बना के हमको दे दिया लिनक्स में, करेक्ट। अप टाइम भी क्या है, अप टाइम अगर आप चेक करोगे, अप टाइम इज ऑल्सो प्रोग्राम, करेक्ट। अप टाइम इज ऑल्सो प्रोग्राम, इसको भी बाइनरी है, जिसने अप टाइम बनाया है उसने बाइनरी बना के दे दिया, करेक्ट। करेक्ट। आप प्रोग्राम लिखते हो, आप उसका बाइनरी बना के दे दो, बेचो उसको, करेक्ट, सिर्फ उसको करेक्ट। करना पड़ेगा। तो सब एक प्रोग्राम है। अभी मैं पाइथन का प्रोग्राम लिखूंगा, उसको मैं रन करूंगा, रन करके छोड़ देंगे, प्रोसेस आके वापस चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि अप टाइम मतलब हाइबरनेशन क्या होता है, करेक्ट। अब एक दूसरा डेमो लेते हैं ताकि और क्लियरिटी आ जाए। तो ये हमारा मशीन, स्वीट, ये थोड़ा टाइम ले रहा है इससे कनेक्शन होने में। अपन प्रोग्राम का कोड लिखते हैं सिंपल, ठीक है। तो ये मेरा हाइबरनेशन का मशीन है। ये हाँ ये बोलो। हाइबर का नहीं है ना, ये शायद 0 मिनट दिखा रहा, तो ये शायद नॉन हाइबर वाला है। ये अनहाइबर वाला है, ओके ओके, ठीक है। ये अनहाइबर वाला है, इसका तो अपन को क्लियर हो गया, ठीक है। इसको बंद कर, क्योंकि ये अप टाइम भी इसका नहीं दिख रहा, तो ये कुछ काम का नहीं, करेक्ट। अब हम चलते हैं हमारे उस मशीन में, इस मशीन में, ठीक है। इसमें अप टाइम हमको दिखा रहा है, ये पुराना है, शायद पुराना सेशन वाला हाँ था। ये पुराना, हाँ 7 मिनट्स वाला आपका। अप टाइम ये वाला है अपना, ठीक है। नहीं नहीं। चलो एक फाइल बनाते हैं पाइथन की फटाफट से, कैट टेस्ट डॉट पी वाई, ठीक है। पाइथन की फाइल है, तो हम इसमें एक कोड लिखते हैं पाइथन का, करेक्ट। तो हम इसमें शीबैंग दे देते हैं पहले, बिन PYTHON पाइथन 3, ठीक है। अब इसके बाद हम एक लगाते हैं, क्या लगाएं, सिंपल सा लगाते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है। और फॉर लूप में क्या करते हैं, हम आई को प्रिंट करते हैं, ठीक है। आई इक्वल्स टू 1 फॉर आई इन रेंज, रेंज लेते हैं अपन 100, फॉरन लगाते हैं। यहाँ पे हम देते हैं इसको स्लीप, ठीक है, ताकि अपना प्रोसेस चलते रहे। और स्लीप में हम इसको देते हैं 5 सेकेंड, ताकि 5 सेकेंड हमारा प्रोसेस मतलब प्रोग्राम चले और प्रिंट करे, 5 सेकेंड तक स्लीप पे रहे, ठीक है। फिर हम प्रिंट कर देते हैं आई, ठीक है। बस और तो कोई दिक्कत नहीं है प्रोग्राम में, बराबर। कंट्रोल डी मारते हैं और बाहर निकलते हैं, ठीक है। कैट करते हैं टेस्ट डॉट पी वाई, एक बार रन करके भी देख लेते हैं। पाइथन पाइथन 3 टेस्ट डॉट पी।
तो कमांड नॉट फाउंड, आई थिंक पाइथन नहीं है इसके अंदर। python, पाइथन कौन सा है भाई? पैकेज नहीं होगा yum install पाइथन 3। क्या ये बोल रहे नथिंग टू डू? ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। हाँ पाइथन 3 हाँ है ना, पाइथन 3 तो क्यों नहीं आता? एक मिनट इसको एग्जिट करते हैं। शायद उस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा क्या जिसमें पाइथन है। नहीं बाकी एक रूट से तो लेना चाहिए वैसे। हाँ पाइथन 3 डॉट पी वाई। ओके अब चल, एरर आया, क्या एरर आया? बोल रहा है स्लीप इज नॉट डिफाइंड। ओके स्लीप डिफाइंड नहीं है, अपन को इसका इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉड्यूल। ओके सो लाइब्रेरी। इस मैनुअल, तो हम चलते हैं यहाँ पे, लिखते हैं इंपोर्ट टाइम। ठीक है, टाइम में एक फंक्शन होता है विच इज स्लीप। ओके ओके इसके अंदर तो ये इसको स्लीप करेगा, करेक्ट? यानी ये एक काउंट करेगा 5 सेकंड रुकेगा फिर सेकंड काउंट करेगा 5 सेकंड ऐसा ही है ये ना। लूप हाँ चलेगा, यस। ये चलेगा 5 सेकंड रुकेगा, फिर 5 ओके। सेकंड प्रिंट करेगा आई को, हम्म करेक्ट? हम्म। तो अभी हम करते हैं इसको रन। अब क्या बोल रहा है? स्लीप इज नॉट डिफाइंड, स्लीप इज नॉट डिफाइंड बाय स्लीप इज नॉट डिफाइंड, समझा? सो अभी चलते हैं। ये बोल रहा है कि पहले मैं आगे टाइम लगा दो और फिर स्लीप लगा दो। अब देखते हैं, अभी भी नहीं चला तो अपन गूगल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है अब चल गया। ठीक है अब मेरा लूप चल रहा है, 5 सेकंड हुआ जीरो प्रिंट किया, 5 सेकंड हुआ एक प्रिंट किया। ठीक है अब हम क्या करते हैं, रेंज थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है 1000 कर देते हैं, ताकि अब 1000 इंटू 5, 5000 सेकंड। 5000 सेकंड का कितना हो जाएगा? मतलब अगर देखे तो कैलकुलेशन करके हो जाएगा। हाँ हाँ जो भी है। उसको टर्मिनेट कर दिया कंट्रोल सी करके। ठीक है हम्म लेट्स मूव। क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, इसको रन करते हैं बैकएंड में। ठीक है मैंने यहाँ पे रन किया इसको, पहले एक फाइल और डालता हूँ, टच आउट डॉट टी एक्स टी। ओके वरना हम इसको बैकएंड में भी रन कर सकते हैं प्रोग्राम को, फॉर एक कैसे बताता हूँ। चलो एक काम करते हैं, सिंपल रन करते हैं। TYTHON पाइथन 3 टेस्ट डॉट पी वाई, और इसका आना चाहिए आउट डॉट टी एक्स टी के अंदर। अब ये कॉपी बोलेगा हो गए। डॉट टी एक्स टी। ओके तो अभी हम क्या करते हैं, अब ये प्रोग्राम जब तक पूरा नहीं चलेगा ना, अभी चल रहा है ये, ठीक है? जब ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद मेरा जो आउटपुट है ना वो इसके अंदर आएगा, करेक्ट? ओके जब ये पूरा, अभी अब हमने रेंज क्या दी थी वो देख लेते हैं एक बार। से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट। सेट करते हैं टेस्ट डॉट पी वाई 100। ठीक है तो 100 बाई 500 सेकेंड, 500 सेकेंड टाइम हो जाएगा, उसके बाद ये प्रोसेस चलना स्टार्ट होगा। मतलब चल रहा है कि मतलब खत्म होगा और आउटपुट मेरे फाइल में आएगा। ठीक है ओके। काम करते हैं, PS-AUX से पाइथन के प्रोसेस को देख लेते हैं कि कहाँ चल रहा है ये, है ना? तो आपको कहीं पाइथन दिखे तो बता नहीं रहा, दिख रहा है पाइथन टेस्ट डॉट पी, पी करेक्ट? वाई। प्रोसेस आईडी क्या है, कुछ 5848। ओके अब हम चलते हैं हाइबरनेशन पे। आई होप कि ये 500 सेकंड होंगे नहीं जब तक हम इसको हाइबरनेट करेंगे। ओके हाँ नहीं नहीं। तो चलो इसको करते हैं हाइबरनेट। ये मैंने कर दिया इसको हाइबरनेट, मशीन चलाएगा स्टॉप स्टीकिंग। ये ज्यादा फास्ट है AWS। वो हाँ पहले है ना फ्यू सेकंड्स में ही उसको हाइबरनेट कर देगा हाँ बिफोर। इसको बंद कर दिया, इस मशीन को उड़ा देते हैं, इससे अपन ने चेक कर लिया कि हाइबरनेशन इसमें नहीं है, तो आपका जो प्रोसेस है वो किल हो जाएगा, करेक्ट? किलर। हाँ करेक्ट टर्मिनेट। वो चलेगा नहीं, क्योंकि हर बार क्या करता है, ये बूटअप करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करता है, रीलोड करता है, करेक्ट? सब कुछ हार्डवेयर वार्डवेयर इंस्टेंस चेक ये सब चेक करता है, इनिशियलाइज यहाँ पे लिखा होता है इनिशियलाइज। जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ मतलब ये हार्डवेयर चेक करता है, बूटअप बूटअप टाइप में क्या प्रॉपर अटैच हुआ है नहीं हुआ है, कुछ इशू आया है, कुछ भी इशू आएगा तो यहाँ फेल दिखा देगा ये, करेक्ट? तो इसलिए करता है। तो अभी ये स्टॉपिंग हो रहा है, ये स्टॉप हो चुका है, अब मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट इंस्टेंस। इस मशीन को हम टर्मिनेट कर देते हैं, फालतू मेरा क्या कॉस्टिंग लाइन में लग गया, कोई बात नहीं।
ये रनिंग मशीन हो चुका है, इस पे चलते हैं, इसको ये इससे कनेक्ट नहीं हो रहा, इसको चलते हैं, इससे कनेक्ट करते हैं। मैं रूट से लॉगिन हो गया, sudo su करता हूँ। अब चेक करते हैं मेरा प्रोसेस चल रहा है नहीं चल रहा। ps-aux, ओके, तो मेरा प्रोसेस स्किल हो चुका है या चल रहा है? चल रहा है, ऊपर है ना, python3.test.py। ये रहा 5848, करेक्ट। तो माय प्रोसेस हम्म। इज रनिंग विद द सेम प्रोसेस आईडी और 5848। और और ये 500 सेकंड तक चलेगा, उसके बाद मेरा out डॉट टेक्स्ट में मेरा आउटपुट आ जाएगा, अभी आ नहीं आएगा। जाएगा। और जब पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद आ जाएगा। ओके। डॉट गेट आउट डॉट टेक्स्ट अभी नहीं आएगा, जब पूरा कंप्लीट होता है ना उसके बाद ये आउटपुट डालता है इसके अंदर, फाइल के अंदर, ठीक है। ओके ओके। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइबरनेशन कैसे काम में लेते हैं हम लोग और कैसे यूज कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी प्रोग्राम है जो आपको लग रहा है टाइम ले रहा है, आप क्या करो, उसको डाल दो हाइबरनेशन पे, ठीक है। तो आपका मशीन चल जाएगा स्टॉप स्टेट में। मशीन का कॉस्ट लगेगा नहीं, पर वो स्टेट को जब प्रिजर्व कर रहा है उसका कॉस्ट लगेगा। बस वो है, और कुछ नहीं। ये कंसेप्ट था, ठीक है। इसमें कोई डाउट? नहीं नहीं, कोई नहीं डाउट, कोई नहीं। ठीक No है, issue। 1 मिनट, एक बार मेरा पार्सल आया, मैं लेके आता हूँ। ओके, वेट फॉर हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, कोई issue नहीं। मैं द पानी पी के आता हूँ मैं भी तब तक। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ हेलो हेलो। तो ये अपना यहाँ पे हाइबरनेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, ओके। अब हम देखते हैं थोड़ा एक कंसेप्ट सिंपल सा। क्लियर द बोर्ड। ओके, अब हम पढ़ेंगे लोड बैलेंसर, ठीक है। अब लोड बैलेंसर पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय करते हैं वो बता देता हूँ, ठीक है, ताकि हम फिर आगे जो पढ़ेंगे ना यूजर डेटा, करेक्ट, यूजर डेटा पढ़ेंगे, फिर लॉन्च टेम्पलेट पढ़ेंगे, फिर लॉन्च टेम्पलेट से हम लोग पढ़ेंगे ऑटो स्केलिंग, ठीक है। तो उसको हेल्प करेगा, ठीक है। लेट्स क्लोज दिस। एप्लीकेशन लॉन्चिंग मींस आप EC2 इंस्टेंस पे कोई एक वेब सर्विस ऑन यस, करोगे और हाँ, वही ना यस, पेज कुछ यस, है। करेक्ट, करेक्ट, वही। अच्छा। तो क्या होता है रियल वर्ल्ड में क्या होता है, पहले वो सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है। जो अभी अभी तो कंटेनर्स का दुनिया चल रहा है, पूरा कंटेनर्स कंटेनर्स चल रहा है, ठीक है। उससे पहले क्या चलता है, वर्चुअल मशीन, करेक्ट। तो वर्चुअल मशीन जब चलता था, 1 मिनट,
तो जब वर्चुअल मशीन चलता था तो ये लोग क्या करते थे, इस मशीन को ये लोग भर के रिसोर्स देते थे, ठीक है। मतलब मान लो इस मशीन को रिसोर्स देना है मुझे 2 GB रैम, 2 GB रैम देना, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग सोचते थे भाई बार बार कौन जीबी अपडेट करेगा, कल को ज्यादा यूटिलाइजेशन हो गया तो एक बार में डाल दो। तो मान लो ये लोग बोल देते 10 GB डाल दो एक बार में, ठीक है। अब वो कंपनी का बिजनेस के ऊपर है, अगर बिजनेस अच्छा है 10 GB भी कम पड़ेगा, और बिजनेस खराब है तो 2 GB भी फालतू है, ठीक है। करेक्ट। तो इसने बढ़ा दिया 10 GB रैम। उसके बाद आता है सीपीयू, ये बोलता है कितने कोर सीपीयू चाहिए, तो हमने बोला कि हमको दे दो 16 कोर सीपीयू, ओके। तो मैंने 16 कोर सीपीयू यहाँ पे ले लिया, करेक्ट। अब इस पे क्या हुआ, अब इतना रिसोर्स मैंने दे दिया इस मशीन को, करेक्ट। और यहाँ पे जाके मैं अपना डिप्लॉय कर रहा हूँ एक एप्लीकेशन, मेरी कंपनी का एक एप्लीकेशन है, वो मैंने यहाँ पे इस मशीन में जाकर डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। अब एक कंपनी कैसे यूज करती है वो बताता हूँ, ठीक है। तो कंपनी क्या बोलती है, कंपनी उनका जो टेस्ट एनवायरनमेंट होता है ना, जनरली टेस्ट एनवायरनमेंट होता है, अगर मान लो प्रोडक्शन है फॉर एग्जाम्पल, अब टेस्ट एनवायरनमेंट में क्या डेवलपर काम करते हैं बहुत सारे, समझ रहे हो। अगर मान लो आप इसका इसका देख लो, थॉटवर्क्स कंपनी है, करेक्ट। तो थॉटवर्क्स के जो डेवलपर्स है ना, वो क्या बोलते हैं, उनको चाहिए अगर वो एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो मान लो उनके पास 70 डेवलपर है फॉर एग्जाम्पल। अब 70 डेवलपर है, अब मान लो 70 डेवलपर को टेस्ट करना है, ठीक है। अब वो अपने लोकल पे भी टेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट हमको एक कॉमन एनवायरनमेंट चाहिए, बराबर, एक कॉमन एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे सबका कोड सेम रहे। तो अगर इसने डेवलपर है, मान लो ये डेवलपर है, ये 2 डेवलपर है, 3 डेवलपर, अब मान लो इसके लोकल पे चल रहा है, और ये आपने मीम्स भी पढ़ा होगा कि मेरे लोकल पे चल रहा है पर प्रोडक्शन पे नहीं चल रहा। तो ये बहुत सुनने को मिलता था कंपनियों की, भाई ये बोल रहा है लोकल करेक्ट। हाँ, बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं, ब्राउजर का वर्जन, ये वो हाँ। ढिमकाना। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने बोला कि भाई आप लोग अपने लोकल पे कर लो, आपकी मर्जी, बट हम आप लोगों के लिए एक टेस्ट एनवायरनमेंट बना के देंगे आप लोगों को, ठीक है। उस टेस्ट एनवायरनमेंट पे हम हमारा वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, बराबर। अब ये डेवलपर 1 किसी एक फीचर में काम कर रहा है, अब ये बोल रहा है कि भाई ठीक है आपने टेस्ट एनवायरनमेंट बना दिया, पर अभी हमारे पास 70 डेवलपर है, आप क्या 70 टेस्ट एनवायरनमेंट बनाओगे? आप अगर 70 टेस्ट एनवायरनमेंट बनाओगे, क्या आप 70 मशीन लॉन्च करोगे? मतलब आपके टेस्टिंग में पैसा लग गया। करेक्ट। हाँ, कंपनी का प्रॉफिट है। तो अब दिमाग क्या चला है इन लोगों ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, एक ही मशीन पे थोड़ा रिसोर्स इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि डेवलपर है। अब देखो मेरी मशीन पे अगर 70 लोग हिट करेंगे तो मेरा मशीन का कुछ नुकसान नहीं होने वाला, 70 लोग इस बहुत कम है। मशीन कब पड़ता है, कब यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है, जब बिलियंस मिलियंस में लोग आते हैं, करेक्ट। बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, 70 लोग हिट कर रहे हैं, और वो कब हिट कर रहे हैं, जब टेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ आधे घंटे 1 घंटे टेस्टिंग करेंगे तब हिट करेंगे, उसके अलावा मेरा मशीन ऐसे चलता रहेगा, करेक्ट। तो कंपनी क्या बोलती है ठीक है हम एक ही मशीन पे रिसोर्स इंक्रीज कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल 10 GB रैम आपको दे देंगे, ओके, और 16 कोर सीपीयू हम आपको दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस मशीन पे 70 टेस्ट सर्वर बना देंगे। अब टेस्ट सर्वर मतलब सर्वर तो एक है, पर जो सर्वर के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जो वी होस्ट है, वर्चुअल होस्ट, जिससे मेरा एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रहा है, वो 70 होंगे। मतलब एक फोल्डर के अंदर, करेक्ट, जहाँ पे मेरा वेब सर्वर का एप्लीकेशन रहता है, उसके अंदर मैं 70 सब फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है। और अगर आपका वेब सर्वर अपाचे या फिर एनजीनिक्स आप यूज कर रहे हो तो उसका एक डिफॉल्ट पाथ होता है विच इज वेर www/html, ठीक है। दिस इज द डॉक्यूमेंट रूट, दिस इज द रूट पाथ विच web server sees that in that path the developer or the any engineer will deploy the code, वो यहाँ पे आके कोड को डिप्लॉय करेगा। मुझे क्या करना है, मेरे वेब सर्वर क्या करेगा, मेरा वेब सर्वर जाएगा इस पाथ पे, उसको इस फोल्डर के अंदर index.html मिलेगा और वो उसको ब्राउजर पे जाके खोल देगा, ठीक है। सिंपल सा फंडा यही है। तो ये होता है, कंपनी ऐसे यूज करती है कि अपना वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करती है तो इस फोल्डर के अंदर करती है। बट मेरे पास अभी कितने डेवलपर है, 70 डेवलपर है, ठीक है। अब मुझे टेस्ट सर्वर कम से कम 50 या फिर 60 या फिर 40 मान लो, ठीक है, क्योंकि 70 डेवलपर एक साथ तो टेस्टिंग करने वाले हैं नहीं, बराबर।
कुछ डेवलपर मतलब काम सब कर रहे होंगे, पर कभी कोई टेस्टिंग 1 महीने पहले, कोई 1 महीने बाद, ऐसा। तो मिनिमम मैंने उनको मान लो कि 50 सर्वर दे दिए बना के, मतलब सर्वर एक है जो सर्वर के अंदर जो एप्लीकेशन है, लाइक test1.technohulk.com, test2.technohulk.com, ऐसे test50.technohulk.com। ठीक है, अब मान लो एक डेवलपर को टेस्ट करना है, तो वो बोलेगा कि भाई मैं टेस्ट 1 ले रहा हूँ, ठीक है, टेस्टिंग के लिए, बराबर। कोई दूसरा डेवलपर आया तो वो बोलता है ठीक है मैं टेस्ट 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे मैंने टेस्ट 50 बना दिए। तो अब क्या होगा, इस फोल्डर के अंदर मुझे 70 जितने सर्वर्स होंगे, लाइक टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, वो सारे सब फोल्डर्स मुझे यहाँ बनाने पड़ेंगे, लाइक टेस्ट 1 करके 1, ठीक है, टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 50 तक, करेक्ट। और जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा वेब सर्वर का, उसके अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इस डॉक्यूमेंट रूट का पाथ तो लिखना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पे अब क्या करूंगा, टेस्ट 1 की जगह मैं लिख दूंगा टेस्ट स्टार, करेक्ट। ताकि आप यहाँ पे मल्टीपल रहेंगे तो आप इस फोल्डर में से जिस पे भी रिक्वेस्ट आए उसमें जाके आप देख लो उसको, करेक्ट। तो क्या करेगा, उसमें जाके देख लेगा कि हाँ भाई इसके अंदर इसका एप्लीकेशन पड़ा है, ठीक है। ऐसे कंपनी यूज कर रही है, मैं बता रहा हूँ, जैसे रियल वर्ल्ड ऐसे कंपनी यूज कर रही है, थॉटवर्क है। तो ये कम से कम है ना, ऐसे ना 150-200 सर्वर एक मशीन के ऊपर है ना, 150 से लेकर 200 तक वर्चुअल होस्टिंग करते हैं ये लोग, ठीक है। अभी आपको मिलेगा टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 200 तक, आपको लगेगा कि मल्टीपल सर्वर है, नहीं, वर्चुअल होस्टिंग मतलब एक ही सर्वर में इतनी होस्टिंग करते हैं, वर्चुअल मतलब फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो वर्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है, करेक्ट। तो ऐसा लगता है कि यानी वो जो कोड, जो डेवलपर्स ने जो कोड डेवलप किया है उसको टेस्ट करने के लिए ये 70 सपोज 70 टेस्टर्स या 70 डेवलपर्स जो भी है वो उसमें वो जहाँ पे वो /var/डब में जो कोड रखा है उसको टेस्ट करने के लिए वो एक ही इंस्टेंस पे वो यूजर्स, यानी यू कैन से यूजर्स क्रिएट हो गए और वो यूजर्स उसको टेस्ट कर रहे हैं एक एप्लीकेशन बस को एक बस कॉमन वही इन्वायरमेंट में, बस। कॉमन एनवायरनमेंट, बस। हाँ बस। ताकि क्या होता है, अब डिपेंडेंसी क्या होती है, देखो डिपेंडेंसी इज इंपॉर्टेंट। अभी मान लो मैंने यहाँ पे मैं जावा यूज कर रहा हूँ या फिर पाइथन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो हम्म, डेवलपर होगा, मान लो उसने उसका लैपटॉप अपग्रेड हो गया पाइथन का नया वर्जन आ गया, अब वो बोल रहा है भाई मेरे पे चल रहा है कोड, पर इस पे नहीं चल रहा। और ये कॉमन एनवायरनमेंट, यहाँ पे हमने पाइथन का वर्जन फिक्स रखा है, ठीक रखा है, राइट। पाइथन 2 पे चलेगा भाई। अब तुम 10 लाओ, 11 लाओ, 12 लाओ, मुझे नहीं मतलब, मेरा जो हम्म प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट है उसमें भी पाइथन 2 पे डाला हुआ है, तो मुझे हम्म, पाइथन 2 पे चला के दे दो बस, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसे एनवायरनमेंट्स बनते हैं, विच इज कॉल्ड बनते हैं। टेस्ट एनवायरनमेंट, ओके ओके, गॉट इट। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे इनका कोडिंग का पूरा टेस्टिंग हो जाता है, अब इनको पता है मशीन का स्पेसिफिकेशन सेम है सब कुछ, बराबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ वर्जन सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। बट ये जो रिसोर्स है ना, ये थोड़े इसमें कम होंगे प्रोडक्शन में, करेक्ट। वो इतना, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन में एक मशीन नहीं होता है, मल्टीपल मशीन होते हैं, करेक्ट। जो विच इज जो ऑटो स्केलिंग के पीछे, ऑटो स्केलिंग स्केल अप करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, समझ रहे हो, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑटो स्केलिंग स्केल करता है, वैसा ही। फिक्स नहीं रहते, हाँ, फिक्स नहीं रहता है, बट जो, डायनेमिकली हाँ, लोड वर्कलोड के ऊपर। यस, वर्कलोड के ऊपर, या वर्कलोड इंक्रीज होगा तो मशीन इंक्रीज होगा। बट जो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो एक्जेक्टली सेम रहता है टेस्ट में भी और प्रोडक्शन में, करेक्ट ठीक है। करेक्ट। तभी कंपनी बोलती है ना, मतलब हमको कंपनियां बोलती है कि पहले आप अपना इंफ्रा टेस्ट पे बनाओ, डेवलपर को वहाँ कोड डलवाओ, कोड चेक करो प्रॉपर चल रहा है तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट बनाओ और डिप्लॉय करो। हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग टेराफॉर्म यूज करते हैं, सिर्फ टेस्ट का जो एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें बस जाके हम टैग निकाल देते हैं, टेस्ट की जगह डाल देते हैं प्रोड, और हम्म, सेम कोड रहता है, और सेम इंफ्रा वो बना देते सिर्फ यही है कि टेस्ट और प्रोडक्शन में यही है कि आप रियल टाइम में, क्योंकि यूजर चेंज होते रहते हैं, वो टेस्ट इन्वायरमेंट में वो भी आप कर सकते हो वैसे, हैं। हाँ टेराफॉर्म या कोई है ना, हाँ, ये यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स थ्रो करो, फिर चेंज करो, इंक्रीज करो, यस यस ऐसा। हम्म यस। तो वैसा ही, करेक्ट। तो हम्म ऐसा एक मशीन बनाओ, उसके अंदर मल्टीपल वी होस्ट लॉन्च कर दो, और आप ऐसे कर सकते हो। तो अभी हम सिंपल देखेंगे, एक वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर हम हमारा कोड डालेंगे, कोड के हम्म बाद उसको हम ब्राउजर पे देखेंगे, ठीक है। हम्म। तो हम इसको, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हाँ हाँ, हो गया। ओके, तो क्लियर द स्क्रीन, क्लियर द बोर्ड, ठीक है। अब हम करते हैं एक मशीन लॉन्च, ठीक है। एक मशीन लॉन्च करेंगे, हम लोग सिंपल लिनक्स का मशीन लेंगे, हम्म ओके, लिनक्स। और हम इसमें हम लोग जो वेब सर्वर यूज करेंगे, वो हम यूज करेंगे HTTPD, ओके। हम्म हम्म जो ये अपाचे का ही है, बट पैकेज इज हम्म डिफरेंट, नेम इज डिफरेंट, ओके। अगर आप अपाचे का ले अपाचे इंस्टॉल करोगे ubuntu पे, तो वहाँ पे नाम आएगा आपको अपाचे, करेक्ट। बट आप ओके। Amazon लिनक्स में यूज करोगे या फिर रेडिट में यूज करोगे, तो वहाँ पे आता है HTTPD,
ठीक है, क्योंकि मतलब वेब सर्वर इसके नाम से पता लगा ना, HTTP पे रिक्वेस्ट कुछ आती है तो वेब सर्वर इस पे चलता है वेब सर्वर। ओके, तो वेब सर्वर क्या करता है, वेब सर्वर हमारे एप्लीकेशन वेब ऐप को रन करता है। ओके, थ्रू विच प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं हमारे मशीन पे, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, हाइबरनेशन कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। इसको हम करते हैं टर्मिनेट। तो अब एक नई मशीन लॉन्च करते हैं, इस पे हम लिखते हैं माय वेब सर्वर, माय वेब, सिंपल हो गया। अमेजोन लिनक्स यूज करते हैं, अमेजोन लिनक्स E2 माइक्रो लेते हैं, और स्टोरेज हम सेम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टेंस में हम लोग लेते हैं EC2 SSM। ओके, हम इसको लॉन्च करते हैं। अब जो हमारा कोड होगा, कोड हम डेवलपर तो है नहीं तो हम कोड लिखें, ठीक है। हम क्या कर देंगे, हम सिंपल index.html में जाके एक सिंपल सा लाइन लिख देंगे, हेलो वर्ल्ड या फिर कुछ भी, ठीक है। बट आप चाहते हो कि यार उसमें मजा नहीं आ रहा, मुझे कोड ही चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ब्राउजर पे जाएंगे और हम कोई भी प्रोजेक्ट किसी का डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। सैंपल वेबसाइट प्रोजेक्ट में कुछ मिला तो देखते हैं। हमको यार सैंपल वेबसाइट चाहिए, हमको डाउनलोड करना है। इसका वो फ्रंट पेज ही होगा ना, उसके पीछे जो कोड होगा वही हम कॉपी पेस्ट कर हाँ हाँ, देंगे। सेम सेम। हम तो एक वेबसाइट थी, वो मुझे याद नहीं आ रही। ठीक है, तो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप कोई सी वेबसाइट ले लो, तो आप बताओ कौन सी लेनी है आपको, जो भी आपको लेनी है वो ले लो। हाँ, नहीं नहीं, कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके चलो, तो हम इसको लेते हैं, ठीक है, और टेक्स्ट। ये हम्म। बोल रहा है डाउनलोड कर लो, ये कोड देगा अपन को, ठीक है। जो कोड यूज ओके कर रहा है वो HTML CSS सिंपल कोड है, ठीक है। तो ओके। हम डेवलपर तो है नहीं जो हम कोड लिखने बैठे, हम हम करेंगे कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका जो कोड है इसको डाउनलोड कर लेंगे अपनी मशीन में, ठीक। और फिर हम ब्राउजर पे इस साइट को देखेंगे, जैसा भी दिख रहा है ना आपको ऐसा, गॉट इट। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं हमारा मशीन लॉन्च हुआ, 1 मिनट, ये सब हाइबरनेशन में चला गया भाई, इसमें क्लोज इट एंड क्लोज इट, कनेक्ट, system is enabled, connect। ओके, अब क्या होगा, मैंने बोला कि हमारा मशीन हमको मिल गया, अब मुझे चाहिए, क्या चाहिए, वेब सर्वर, ठीक है। अगर आप गूगल करोगे HTTPD वेब सर्वर इंस्टॉल, सारे स्टेप पड़े हुए हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, ये बोलता है कि आप कैसे कर सकते हो इंस्टॉल, रन डाउनलोड। इंस्टॉल ऐसा कुछ है ना? हाँ। तो एक कमांड से अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो सिंपल कमांड है। बट मैं दिखा रहा था, कोई ये डॉक्यूमेंट रूट बोलता है, इसके अंदर डालो index.html, डालो इसके अंदर बनाओ, ठीक है। तो ये आप ओके। डॉक्यूमेंट से पढ़ सकते हो, करेक्ट, ऐसा परफेक्ट। कुछ नहीं है, करेक्ट। और जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही यूज होता है, ठीक है। तो उसको हम्म। इंस्टॉल करने की कमांड क्या है, yum install HTTPD, ठीक है। ये किसके अंदर है, ये है ये अमेजोन लिनक्स के अंदर और रेड हैट के अंदर। अगर आप उबंटू यूज करोगे तो आपकी कमांड थोड़ी चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगा अपाचे वगैरह और वाला। आपका apt इंस्टॉल। इसमें कौन से पैकेज है वो हम देख देख के ही मार देंगे कमांड, है ना? वैसे देखा जाए ना, अपने को पता नहीं है वैसे तो। 1 minute RPM, yep, RPM is there. Now I want to query RPM list. Let me check if this command will work, not sure। Okay, packages, RPM packages, I want to check। माइनस पी कुछ लिखा है, डैश हाइफन पी।
let me go man and RPM सिंपल, आप RPM का ये देखो। मैं क्या बोलेगा, मुझे क्वेरी करनी है, क्या करना है, क्वेरी एंड वेरीफाइंग पैकेजेस की पैकेज है या नहीं है, मुझे लिस्ट करना है पैकेज, तो उसके लिए कोई कमांड है इसके पास, लेट्स सी। पैकेज मैनेजर है, RPM वर्जन गाइड, इसमें अभी हमको टाइम लग जाएगा। हम क्या करते हैं, हम सीधा गूगल पे जाके लिखते हैं हाउ टू फाइंड लिस्ट ऑफ पैकेजेस, वही करेक्ट, ये कमांड हाँ करेक्ट, ये पढ़ने से। कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। हम्म। ओके, तो यहाँ पर टाइप करते हैं चेक ऑल पैकेज Amazon Linux। ये रहा 3 ways to list। आओ यहाँ पे ये बोला, ये रहा RPM हाइफन क्यू है, क्वेरी कर लो, ये क्वेरी कंप्यूटर बस रन कर दो, हम्म। कुछ नहीं करना। ये सारे हाँ। पैकेज, ओके। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो पाइथन 3 है इसके पास, ये रहा पाइथन, पाइथन 3 दिख रहा हम्म। है। पाइथन 3 के भी बहुत सारे डिपेंडेंसी है, तो पाइथन 3 के मॉड्यूल सर्वर ले रखे, करेक्ट। तो इन सब के कारण अपना साइज बढ़ता है वर्चुअल मशीन का, और कुछ नहीं है। हाँ। इसमें आपको फालतू चीज पड़ी है जो हम कभी यूज भी नहीं करते, ठीक है। और हम्म। डॉक्यूमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंट कंटेनर में हम जो रिक्वायरमेंट है हम वो यूज करते हैं, बराबर। इसका साइज थोड़ा कम होता है, ये साइज थोड़ा बड़ा होता है। हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने इंस्टॉल कर दिया, अगर मैं क्वेरी करूँ कि HTTPD, ये तो क्वेरी देगा मुझे। और अगर मैं यहाँ पे करूँ HTTPD, कुछ बोलता है क्या, दिखता है ये बोल रहा है HTTPD इज नॉट इंस्टॉल, हमने इंस्टॉल नहीं किया आई थिंक उसको, हमने उसको इंस्टॉल नहीं किया, इसलिए बोल रहा है नॉट इंस्टॉल। ओके, तो अब करते हैं अपन यम इंस्टॉल HTTPD। ओके, तो ये पूछ रहा है आपको ये सब डिपेंडेंसी, ये सब आपको इंस्टॉल करनी है या नहीं करनी, और ये हमको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ओके, करने पड़ेंगे। यस। अब मैं सेम रन करता हूँ कमांड, तो इसने बोल दिया मेरा HTTPD का ये वर्जन है। ठीक ओके, हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमारा ये हो चुका है, क्या बोलते हैं, वेब सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। और अभी मैंने आपको बताया जो वेब सर्वर का जो डिफॉल्ट पाथ होता है विच इज वेर www, पर अभी क्या होता है, अगर मैं जब मैंने वेब सर्वर इंस्टॉल किया, HTTPD इंस्टॉल किया, करेक्ट, उसके बाद ये फोल्डर बना है विच इज www। उससे पहले ये नहीं था, अगर आप www में जाके देखोगे तो दिखा होगा यहाँ पे 12 अगस्त, ये अभी बना है, पहले से नहीं था। करेक्ट, यहाँ पे 30 जैन, 30 जैन दिख रहा है ये सब, 7 अगस्त दिख रहा है। तो ये अभी हमने जब ये अभी बन इंस्टॉल किया है तब जाके ये फोल्डर बना है। अब इस CDWW के अंदर क्या होगा, HTML फोल्डर होगा, करेक्ट, ये रहा HTML। अगर आप CGI बिन यूज कर रहे हो, CGI बिन अलग होता है पाइथन के लिए, करेक्ट। और अगर आप वैसे नॉर्मल यूज कर रहे हो एप्लीकेशन जो सपोर्ट करता है ये सब वेब सर्वर, तो उसके लिए हम HTML यूज करते हैं, ठीक है। तो HTML में गए, एलएस किया, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, करेक्ट, हमारा कोड है नहीं, करेक्ट। अभी क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे index.html लिखूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फाइल बनाई विच इज get index.html, और इसके अंदर लिखता हूँ मैं हेलो फॉर एग्जाम्पल टेक्नो हेल्प, ओके, और इसको कंट्रोल डी कर दिया, ठीक। अभी मेरा कोड मैंने सिंपल सा लिख दिया, सिर्फ टेक्नो हेल्प, और मेरा वेब सर्वर इंस्टॉल्ड है। बट वेब सर्वर इंस्टॉल्ड है, वेब सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, तो मुझे उस वेब सर्वर को स्टार्ट भी करना पड़ेगा। तो लिनक्स में एक कमांड होती है टू स्टार्ट द सर्विस, ओके, दैट कमांड इज systemctl HTTPD। यहाँ पे आता है सर्विस का नेम, कौन सर्विस आपको स्टार्ट करनी है। अभी मैं चेक कर रहा हूँ इसका स्टेटस, कि मैंने अभी उसको स्टार्ट नहीं करी है, तो ये बोला systemctl HTTPD इज अननोन। ओके, systemctl स्टेटस HTTPD, तो बोल रहा है जो आपका सर्वर है अभी स्टॉप है, अभी चल नहीं रहा है, अब इनएक्टिव है, आप इसको एक्टिव कर दो। मैं रनिंग अ सिंपल कमांड विच इज स्टार्ट। कहाँ पे लिखा था? नहीं ये तो तीनों लिखा है, एक्टिव इनएक्टिव एक्टिव करते हैं। हाँ, तो अब इसको करते हैं स्टार्ट, ठीक है। अब देखते हैं इसका स्टेटस, जैसे मैंने स्टार्ट किया तो ये एक्टिव हो चुका है, करेक्ट, ओके। स्टेटस एक्टिव रनिंग है ये, करेक्ट। ओके। अब मेरा वेब सर्वर रनिंग हो गया, ठीक है, मेरा वेब सर्वर रनिंग हो गया, तो मेरा एप्लीकेशन भी रनिंग हो गया होगा, ठीक है। अब वेब एप्लीकेशन को हम कैसे एक्सेस करते हैं, वेब एप्लीकेशन को हम एक्सेस करते हैं इस मशीन का जो आईपी होता है, करेक्ट, उस आईपी को या तो आप ब्राउजर पे जाके हिट कर दो, ठीक है, तो आपका रन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है आईपी
या फिर उस आईपी को आप डीएनएस से मैप कर दो। ठीक है, हम्म, बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड में डीएनएस भी इस आईपी को रिजॉल्व करता है, बराबर। अभी मैं मान लो इस मशीन का आईपी डीएनएस से मेरे पास एक, मान लेते हैं एक होस्टेड जोन है, मैंने एक डोमेन ले रखा है फॉर एग्जांपल technohulk.com। ओके, अगर मैं technohulk.com के अंदर इस आईपी की मैपिंग कर दूंगा, ओके, और मैं technohulk को हिट करूंगा ना, तो मेरे को बैकएंड में ये आईपी रिजॉल्व होगा और इस आईपी पे जो भी मेरा एप्लीकेशन चल रहा है वो मुझे ब्राउजर पे दिखेगा। ओके, तो अभी हमारे पास ये सब कुछ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसके आईपी को ब्राउजर पे हिट करते हैं। ठीक है, तो मैं इंस्टांसेस पे गया, इसको यहाँ पे कॉपी किया, सिक्योरिटी में गया, सॉरी सिक्योरिटी आईपी में गया, दिस कॉपी, और मैं इसको यहाँ पे जाके हिट करता हूँ। ठीक है, ये लोड हो रहा है, देखते हैं, अभी लोड हो रहा है। ठीक है, ये लोड हो रहा है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है फायरवॉल वायरवॉल का, करेक्ट। ये मतलब ये लोड हो रहा है, ये आगे जाके टाइम आउट हो जाएगा, बराबर। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारा फायरवॉल में क्या लगा हुआ है रूल। ठीक है, क्योंकि जो हमारा HTTP है वो किसी पोर्ट पे चलता है, ओके, सारे एप्लीकेशन किसी न किसी पोर्ट पे चलते हैं, और मुझे पोर्ट चेक करना है कि मेरा कौन से पोर्ट पे चल रहा है। तो एक कमांड होती है विच इज सिंपल, SS-TLP, मेरा बोल रहा है 80 पोर्ट पे आपका HTTP चल रहा है, करेक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 80 पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा आपके सिक्योरिटी ग्रुप में। करेक्ट, ये लोड हो रहा है, ये जाने का ट्राई कर रहा है, पर सिक्योरिटी ग्रुप में आई थिंक रूल नहीं होगा, ये रहा रूल नहीं है 80 पोर्ट को अलाउ करने का, दैट्स व्हाई ये लोड हो रहा है अभी तक। इसका लॉग कहीं पे चेक कर सकते हैं क्या? यस, अभी तो इसका लॉग, यस लॉग चेक कर सकते हैं इसका। अब देखो, ये हर एक वेब कॉन्फ़िगरेशन का लॉग आपको मिलता है वेरलॉग के अंदर, करेक्ट। अब वेरलॉग के अंदर अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगा HTTP, यस देयर इज HTTP फोल्डर, इसके अंदर आओगे ls करोगे तो आपको एक्सेस लॉग भी मिलेगा, आपको एरर लॉग भी मिलेगा। ठीक है, अगर मैं एरर लॉग को करता हूँ डिबग, या टेल -f करता हूँ, तो मुझे वो भी मिलेगा कि एरर में क्या आ रहा है, करेक्ट। तो एरर में बोल रहा है ये आपका बैकग्राउंड में चल रहा है आपका ये प्रोसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं, करेक्ट, बराबर है। अगर मैं एक्सेस लॉग चेक करता हूँ, अभी मेरे इस पे किसी ने एक्सेस नहीं किया होगा, करेक्ट, तो मेरे पास कोई एक्सेस लॉग नहीं आ रहा, करेक्ट। देखिए वो हिट ही नहीं हो रहा क्योंकि वो फायरवॉल पे इंस्टेंस पे यस वो यस ऊपर ही यस ब्लॉक हो गया बराबर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे जाएंगे और इस फायरवॉल पे जाके 80 पोर्ट को अलाउ कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस 80 पोर्ट को अलाउ करूंगा एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो आप भी अगर इस मशीन को हिट करोगे ना, तो आपका भी चलेगा, आपको भी वो एक्सेस होगा, करेक्ट। HTTP करता हूँ, एनीवेयर करते हैं और सेव रूल। रियल वर्ल्ड में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते, टेस्टिंग के लिए डेवलपर आप डेमो के लिए बना सकते हैं। ठीक है, और अब मैं इसको थोड़ा रीलोड करता हूँ, तो ये चलना स्टार्ट हो गया, इसको मैं प्रोसेस करता हूँ। हेलो टेक्नो हल दिख रहा है, अगर आप इसको हिट करोगे अभी आपको भी दिखेगा। ये पहले वाला सर्टिफिकेट का है ऐसे, यानी ये HTTPS नहीं है इसलिए ऐसे एरर आया ना पहले वाला कुछ। नहीं नहीं, वो मेरे मशीन पे प्रॉब्लम है, आपके मशीन पे नहीं आएगा, आप देख लो। ओके। हाँ, वो इसलिए आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है, वो HTTP सिक्योर नहीं इसलिए आ रहा है। बट आपके मशीन पे अगर उन्होंने, ये क्या मेरे ऑफिस का है थोड़ा, इसलिए हाँ हाँ नहीं ठीक है। तो आप देखो, इसको हिट करके देखो आपको खुल रहा है कि आप मोबाइल से भी हिट कर सकते हो। बिल्कुल है मेरा। 3.1.8.130। हाँ हाँ मैंने कॉपी तो कर लिया है। मुझे ये इसको मिनिमाइज कहाँ से करते हैं? लीव हो जाएगा नहीं तो। एक मिनट, हाँ अभी तो आया था। आगे आगे। फिर वही है, वो ब्राउजर में वो नॉट सीकर क्योंकि वो HTTP हाँ है, वो आ रहा है, ठीक HTTPS है। नहीं अभी है। ये देखने में मजा नहीं आ रहा हमको, ठीक है, हम चाहते हैं हमको नया कोड मिले भाई, थोड़ा अच्छा लगे दिखने में। हाँ हाँ। इसको थोड़ा डाउनलोड करते हैं। अब कैसे आप किसी प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो वो भी आप देख लो। ठीक है, कॉपी हम्म करो एड्रेस जहाँ पे भी आपको डाउनलोड करना है, करेक्ट। अब देखो लॉग आना स्टार्ट हो गया, दिख रहा है लॉग 200। अभी दिख हाँ। रहा है लॉग में कि इस आईपी से किसी ने हिट मारा है भाई, और ये मेरी आईपी है ओके। 212, और ये आपकी पब्लिक आईपी है। अभी मैं चेक हम्म करूंगा ना मेरी आईपी, तो देखो मेरे को दिखाएगा व्हाट इज माय पब्लिक आईपी। मैंने भी check कर लिया। व्हाट इज माय आईपी? माय आईपी, यहाँ पे गया मैं, और जो मेरा आईपी आएगा अभी कुछ आएगा, ये रहा 232 और 212। ठीक है, हम्म 232 और 212, और ये आपका आईपी है। अगर मैं इसको, 1.22 100 153। हाँ यस करेक्ट। यस, ये आपका आईपी है। इस आईपी को जाके अगर मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस लुकअप करूंगा,
और इसको हिट करूंगा तो ये मुझे क्या बोल रहा है, प्लीज एंटर वायरलेस URL। बराबर तो है, यही आईपी मेरा भी। आपका चेंज हो गया होगा अभी, माइट बी नॉट श्योर बट ये लुकअप दिखाता है, एक सेकेंड। छोड़ो, ये बेकार साइड है, दूसरा साइड में दिखता है वो, ठीक है। तो क्या हो हाँ गया, नहीं पता है मुझे, क्योंकि मैं भाई करना पड़ता है मुझे भी ये। तो ये आपका आईपी करेक्ट, तो लॉग सारे हम्म 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 कंट्रोल सी करते हैं, बाहर आते हैं, ठीक है। अभी हम कहाँ थे कि अभी हमारा जो, हाँ अभी हमको क्या करना है, हमको थोड़ा अच्छा वेबसाइट चाहिए, करेक्ट। तो मैं क्या करा, इसको गया कॉपी लिंक एड्रेस, ओके। और मैं गया मेरे प्रोजेक्ट में, ठीक है, वेर डब डब यहाँ पे मेरा अभी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इसको मैं निकाल देता हूँ, थोड़ा मेरे को अजीब सा लग रहा है, ओके। इसको निकाल देते हैं हम लोग, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बराबर। अब मैं डब्ल्यू गेट करता हूँ, डब्ल्यू गेट इज यूज टू डाउनलोड, ठीक है। डब्ल्यू गेट किया, इसने कह रहा है उसको डाउनलोड किया, ये डाउनलोड कर रहा है, ओके। मैंने एलएस किया तो मेरे को यहाँ पे मिल गया। अब इसको मेरे को अनजिप करना है, ठीक है। तो अनजिप की कमांड और एक्स वी जेड हो गया, आई डोंट नो, वो देखना पड़ेगा, मैं भूल गया, एक सेकंड को देखिए। वर्टेक्स 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 वर्टेक्स, जीजेड करके भी है, टार्क करके भी है, करेक्ट है शायद उसका। यस यस यस, इसमें अनजिप है, लेट मी चेक। यस, इसमें अनजिप है, तो हम लोग अनजिप करते हैं और एलएस को कर देते हैं अनजिप, अनजिप वर्टेक्स, यस, ये अनजिप हो गया, ठीक है। इसको ओके। मैं एलएस किया तो ये मेरा फोल्डर आ गया, करेक्ट। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये इसके अंदर जो कोड है, अगर मैं देखूँ कोड, ठीक है, ये रहा, ये मेरा इसके अंदर कोड है, ठीक है। अब इस कोड को मैं क्या चाहता हूँ, इसके अंदर डालना चाहता हूँ, मेरे HTML फोल्डर के अंदर। HTML फोल्डर के अंदर क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा डॉक्यूमेंट रूट है वो HTML फोल्डर है, करेक्ट। डिफॉल्ट वो पाथ है। हाँ, डिफॉल्ट पाथ है, यस। तो वो इसको सर्व नहीं करेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जितने भी कंटेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लगाया स्टार, इसको कहाँ डाल दो, इसको आप डाल दो HTML फोल्डर के अंदर। HTML इज नॉट कमिंग, ओके, एक और स्टेप बैक जाते हैं, या HTML के अंदर डाल दो, ओके। दिस डायरेक्टरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक और कमांड चेंज कर देंगे थोड़ा सा, हम लोग इसको रिकर्सिव कर देंगे, लेट्स सी। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसको डिक्लाइन मारते हैं, डिक्लाइन बताता हूँ, कंट्रोल सी, ठीक है। कुछ तो मिस हुआ था, ये वर्टेक्स इसने उठा के डाल दिया था, ठीक है। तो वो चला गया था, मेरे को उसको निकालना थी, आर एम आईफन RF21 बराबर। तो अब अगर कुछ इशू नहीं होगा, नहीं ये फोल्डर नहीं है ना अपने पास, तो इशू होगा। एक काम करते हैं ना, सिंपल सा, इतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। वो डायरेक्ट जिप वाला ही यस यस HTML में डाल के वहां से। यस यस, के अंदर आ गया, और ये वर्टेक्स डॉट, इसको एक बार मैं यहीं पे अनजिप करते हैं ना, नहीं तो। एग्जिट कर, यस यस, अबाउट को निकालते हैं एंड देन इंडेक्स को निकालते हैं, और यहाँ पे इसको अनजिप, अनजिप वर्टेक्स को यहाँ पे अनजिप करते हैं, एलएस करते हैं। अब एक काम करते हैं, आर एम आइकन एफ वर्टेक्स को निकालते हैं। अब क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है, CP 2000 के अंदर जाओ, और उसके अंदर जितना भी कंटेंट है, रिकर्सिवली उसको यहाँ पे ला के डाल दो। अब हमारे पास सब कुछ आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस फोल्डर को निकाल देते हैं, 21 को, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इसका, तो इसको हमने निकाल दिया। अब देखते हैं क्या होता है। ये चल गया आपका एप्लीकेशन। तो हाँ, ऐसे काम करती है और कुछ नहीं। बस इसमें एक कमी है, एक कमी क्या है, बस ये आईपी और ये नॉट सिक्योर। नॉट ठीक है, करेक्ट। अगर इसको मैं आईपी कटा के डोमेन नेम डाल दूं और सिक्योर कर दूं, तो एक वेबसाइट बन गई, करेक्ट। करेक्ट। अब चल रहा है इसके अंदर। और इसमें अभी ये जो जितने सारे आइकॉन्स है, अभी किसी पे क्लिक करेंगे तो वो दूसरा पेज खुलेगा, तो स्टैटिक पेज होगा तो वो खुलेगा अगर उसके अंदर होगा तो, है ना। हाँ, रेंडर होगा तो खुलेगा, डायनेमिक में आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा उसके लिए, समझ रहे हो? अभी मैं डाल दूंगा, तो स्टैटिक कंटेंट है ये, इसलिए चल रहा है अभी प्रॉपर, बराबर। तो अब ये स्टैटिक वेबसाइट है, तो स्टैटिक वेबसाइट कहाँ डालनी चाहिए, स्टैटिक वेबसाइट कभी भी EC2 पे नहीं डालनी चाहिए,
क्योंकि नहीं डालनी चाहिए, कॉस्टिंग आता है, कोई मतलब ही नहीं। कॉस्टिंग रहता है, मतलब नहीं है। हाँ। इस पे क्यों डालूंगा मैं उसको, क्लाउड फ्रंट S3 बकेट में डालूंगा ना। S3 में भी मैं होस्टिंग कर सकता हूँ वेबसाइट, तो स्टैटिक हाँ। वेबसाइट को कभी भी आप EC2 पे मत डालना, ठीक है, उसको डालना हमेशा S3 में। ओके। ओके, और S3 के आगे लगा देना क्लाउड फ्रंट, बस। और यूजर क्या करेंगे, इस क्लाउड फ्रंट क्विट करेंगे। ओके। क्लाउड फ्रंट क्या करेगा, इस S3 से कंटेंट लेके आएगा और यूजर को देगा, अच्छा। बस ऐसा। हम्म। अभी हमारा क्या हो गया, वेबसाइट लॉन्च हो गया, ये वेबसाइट हमारा करेक्ट। आप हम्म। ऐसा बना सकते हो, खुद का कोड करके भी आप बना सकते हो। वो तो सही है। इसका अगर आपको चेक करना है कि हमारा सर्विस स्टॉप हो गया है, स्टार्ट हो गया, तो कमांड आपको पता ही है। अब आपको लॉग भी देखना, तो आप लॉग भी देख सकते हो, करेक्ट, सब देख सकते हो आप, लॉग भी पता है, सर्विस कैसे स्टार्ट करते हैं, ये सब करेक्ट। करते हैं, आप सब देख सकते हो, ठीक है। तो भी सिस्टम। कोई भी खोलेगा ना तो उस पर यही दिखेगा। हाँ, क्योंकि व्हाट वही इज, हम। यस। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बताओ। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं डाउट, कुछ doubt नहीं। तो अब आपका टाइमिंग बताओ एक बार तो। नहीं अभी एक्चुअली नहीं, टाइमिंग अभी अभी 15 अगस्त यानी मंडे ट्यूसडे को छोड़ देते हैं, वेनेसडे को कर देते हैं तो मॉर्निंग से। ठीक है, तो मंडे और ट्यूसडे को हम लोग, आपका ऑफिस कब रहता है? मेरा ऑफिस सुबह ही रहता है 10 बजे से लेकर ऐसा। अब देखो इशू अगर आता है ना मेरा, तो हाँ मुझे हाँ थोड़ा सुबह भी आना पड़ता है, जैसे लास्ट टाइम 8 बजे आया था हाँ वेडनेसडे। हाँ, नहीं वो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा भी बीच बीच में वीक में ना कभी हाँ, कभी CRQ रहता है ना रात को, तो मुझे रात को 3 बजे उठ के फिर वो करना पड़ता है, फिर करना पड़ता है। 6-7 बजे तो मैं ये टायर्ड हो जाता हूँ। यस यस, तो वो है थोड़ा ना? इशू नहीं आया ना मेरे पास, अगर 8 बजे कोई भी, तो मैं 8 से 9 आराम से आपको कवर कर दूंगा डेली। हाँ, 1-1 घंटे का ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 हाँ, से एक 9 एक है ना। घंटे के लेंगे, ज्यादा एग्जॉस्ट भी नहीं हाँ, करना, इजीली ज्यादा करेंगे, एग्जैक्ट, और हाँ। आपको थोड़ा क्लियर भी आना, सम अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, करेक्ट। अगर मैं अंडरस्टैंडिंग बोलूंगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, हम्म। इसलिए मैं थोड़ा आपको